हेलो दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरीश जांगीर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर अपन बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में जो पेपर सेकेंड अपना था प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है इनके बारे में अपना डिस्कशन हो चुका था। ठीक है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपना डिस्कशन हो चुका था। और आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर यूनिट थर्ड जो है, पेपर सेकंड की जो यूनिट थर्ड है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वाले पेपर के अंदर जो यूनिट थर्ड है, उस यूनिट थर्ड की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। देखिए, यूनिट थर्ड जो है वो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी आपके हैं, प्रोटीन्स भी हैं, एंजाइम भी है, लिपिड्स भी है, जिसके अंदर लिपिड मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर फैटी एसिड्स के बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में भी सामान्य सी जानकारी है। ये 5 अलग अलग मेन टॉपिक्स इस यूनिट के अंदर है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो एक तो अपन बात करें एंजाइम की। एंजाइम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंजाइम, इसमें एंजाइम क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एंजाइम का क्लासिफिकेशन या नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम के कार्य करने की क्रियाविधि या मैकेनिज्म क्या होती है, एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, एंजाइम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये सारे टॉपिक्स जो है वो एंजाइम टॉपिक के अंदर अपन कवर करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ा क्वेश्चन या तो पूरा एंजाइम पर इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एंजाइम के ऊपर एक लेख लिखिए, जिसमें आप सारी जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें एंजाइम के बारे में वो मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशली इस प्रकार से कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम की संरचना, इनका वर्गीकरण और इनकी कार्यविधि को समझाइए, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो एक तो एंजाइम के बारे में। इसके अलावा लिपिड जो है, लिपिड के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो क्या होते हैं। फैटी एसिड के अंदर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि संतृप्त और असंतृप्त वसा अम्ल क्या होते हैं। इसके अलावा फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन काफी इंपॉर्टेंट है। फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में सामान्य सी जानकारी, जैसे प्रोटीन क्या होते हैं, किससे मिलकर के बनते हैं, प्रोटीन की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रोटीन के जो टाइप्स हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इनको अपन डिस्कस करेंगे। इनको बिल्कुल ब्रीफ के अंदर, एकदम शॉर्ट वे के अंदर अपन इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस यूनिट से अपन ये टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। यदि ये टॉपिक्स आप कवर कर लेते हैं तो इस यूनिट वाला कम से कम एक क्वेश्चन आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। यदि आप एंजाइम और फैटी एसिड, जिसमें फैटी एसिड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है, इनके ऊपर शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन आ सकता है, या फिर जो फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन है उस पर बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रोटीन के बारे में आप सामान्य जानकारी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यदि ये टॉपिक्स आप कवर कर लेते हैं तो इस यूनिट से आपका एक बड़ा वाला क्वेश्चन आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एंजाइम के बारे में। एंजाइम क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इन सब के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, एंजाइम जो है उसके बारे में सबसे पहले जो डिस्कवरी का श्रेय जाता है वो जाता है लुईस पास्चर को। लुईस पास्चर ने क्या किया था, जो यीस्ट है, यीस्ट जो कि एक फंजाई है, यीस्ट जो कि यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक फंजाई है, इस यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक फंजाई यीस्ट के अंदर शुगर से अल्कोहल का फर्मेंटेशन होता है। यीस्ट क्या करता है, जो शुगर या शर्करा है, उस शुगर या शर्करा को अल्कोहल के अंदर किण्वन होता है इसका। ठीक है, तो पास्चर ने कहा कि ये जो शुगर से अल्कोहल बन रही है
वो विशेष प्रकार के रसायनों की वजह से ही बन रही है। ठीक है, उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था बुकनर। उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? बुकनर। बुकनर ने भी ये कहा कि यीस्ट के अंदर शुगर से अल्कोहल का फर्मेंटेशन या किण्वन जब होता है तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक केमिकल, एक विशेष प्रकार के रसायन काम आते हैं जिन्हें बुकनर ने फर्मेंटेट या किण्वक नाम दिया था। क्योंकि प्रोसेस का नाम किण्वन है इसलिए उन केमिकल्स का नाम किण्वक नाम दिया गया या फर्मेंटेट नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोहने। कोहने नामक साइंटिस्ट ने एक्चुअल में ये एंजाइम जो वर्ड है वो यूज लिया था, जिसमें एन का मतलब होता है इन, जाइम वर्ड यूज होता है यीस्ट के लिए, जिसे हिंदी में खमीर बोलते हैं। ठीक है, और इसी से ये एंजाइम वर्ड बना जो सबसे पहले किसने यूज किया था? कोहने ने यूज किया था। एन मतलब इन, जाइम मतलब खमीर या यीस्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एंजाइम की डिस्कवरी हुई। एंजाइम होते क्या है? एंजाइम प्रोटीन से बने हुए प्रोटीनिशियस नेचर के ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो किसी रिएक्शन या अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, किसी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। तो एंजाइम्स को अपन बायोकैटलिस्ट या जैव उत्प्रेरक भी मान सकते हैं, जो किसी रिएक्शन या अभिक्रिया की जो दर है, उसका जो वेग है, वेलोसिटी जो है, उसको इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन खुद उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। एंजाइम क्या है? ऐसे ऑर्गेनिक बायोकैटलिस्ट, ऐसे कार्बनिक जैव उत्प्रेरक हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बिना उस अभिक्रिया में शामिल हुए वेग को बढ़ा देते हैं। ऐसे बायोकैटलिस्ट या ऐसे ऑर्गेनिक बायोकैटलिस्ट क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई एंजाइम के बारे में सामान्य सी बात है। अब एंजाइम भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो एंडो एंजाइम और एक होते हैं एक्सो एंजाइम। एंडो एंजाइम्स क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम्स जो कि सेल के अंदर ही बनते हैं और सेल के अंदर ही फंक्शन करते हैं, उन्हें तो अपन बोलते हैं एंडो एंजाइम्स। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो कि बनते तो सेल के अंदर है लेकिन वो बाहर सेल से सिक्रेट किए जाते हैं, उनका फंक्शन सेल से बाहर होता है। ऐसे एंजाइम्स को एक्सो एंजाइम भी कहा जाता है। बहुत सारी बैक्टीरियल और फंगल सेल्स ऐसी हैं जो कि बनाती एंजाइम अपनी बॉडी के अंदर है लेकिन उनका सिक्रेशन बॉडी से बाहर करती है, जिन्हें अपन एक्सो एंजाइम्स बोलेंगे। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं, बहुत सारे फंजाई या कवक भी ऐसे हैं जो कि प्रोटीन या एंजाइम का निर्माण तो अपनी बॉडी के अंदर करते हैं लेकिन उनका सिक्रेशन बॉडी से बाहर करते हैं। ठीक है, ये एंजाइम के बारे में एक ब्रीफ सामान्य सी जानकारी कि एंजाइम एक्चुअल में है क्या। अब देखिए, एंजाइम के नोमेनक्लेचर की यदि अपन बात करें, एंजाइम का नोमेनक्लेचर या नामकरण की यदि अपन बात करें तो एंजाइम का नामकरण सामान्यतः एंजाइम जिस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं, उत्प्रेरित कर रहे हैं, उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्ट्रेट या क्रियाकारक के नाम के आधार पर एंजाइम का नाम दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी रिएक्शन में मान लीजिए सबस्ट्रेट या क्रियाकारक के रूप में टायरोसिन अमीनो एसिड काम आ रहा है, सबस्ट्रेट या क्रियाकारक के रूप में वहां पर कौन है? टायरोसिन है, तो वहां पर उस एंजाइम का नाम हो जाएगा टायरोसिनेज। एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? टायरोसिनेज। तो नोमेनक्लेचर का फर्स्ट कंसेप्ट तो क्या हो गया? जो सबस्ट्रेट या क्रियाकारक है उसके नाम के आगे एज सफिक्स या प्रत्यय के रूप में जोड़ करके एंजाइम का नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टायरोसिन यदि सबस्ट्रेट के रूप में है तो एंजाइम का नाम टायरोसिनेज हो गया। आई बात समझ में? तो एक तो ये तरीका है नोमेनक्लेचर का, या फिर एक तरीका ये है कि वह एंजाइम जिस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है उसके आधार पर भी नोमेनक्लेचर एंजाइम का किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एंजाइम जो है वो कार्बोक्सिलेशन कर रहा है तो एंजाइम का नाम कार्बोक्सिलेज रखा जा सकता है। एंजाइम का नाम क्या रखा जा सकता है? कार्बोक्सिलेज। एंजाइम मान लीजिए डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा है तो एंजाइम का नाम डीकार्बोक्सिलेज रखा जा सकता है। यहां पर भी लास्ट में एज सफिक्स या प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो रिएक्शन कैटालाइज कर रहा है, यदि कार्बोक्सिलेशन कर रहा है तो कार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा है तो डीकार्बोक्सिलेज,
यदि फॉस्फोरस हटा रहा है तो फॉस्फेटेज एंजाइम का नाम हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ऑक्सीडेज, रिडक्शन कर रहा है तो रिडक्टेज, डिहाइड्रोजनेशन कर रहा है तो डिहाइड्रोजिनेज। इस प्रकार से एंजाइम का नाम जो है वो जिस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है उस रिएक्शन के नाम के आगे एज सफिक्स जोड़ करके एंजाइम का नाम लिखा जा सकता है। ठीक है, ये एंजाइम के नोमेनक्लेचर से संबंधित कुछ रूल है। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो जिस सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर रहे हैं उस सबस्ट्रेट या क्रियाकारक के नाम के आधार पर भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन समझते हैं प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम प्रोटीज कहलाएंगे, लिपिड का डाइजेशन करने वाले एंजाइम लाइपेज कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाले एंजाइम कार्बोहाइड्रेज कहलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से एंजाइम का नोमेनक्लेचर मुख्यतः 3 नियमों से हो सकता है। पहला, सबस्ट्रेट के आगे एज जोड़ करके, दूसरा जो रिएक्शन वो कैटालाइज कर रहे हैं उसके आगे एज सफिक्स जोड़ करके, तीसरा कोई जो रिएक्शन हो रही है उसमें मुख्य सबस्ट्रेट के रूप में क्या है उसके आधार पर भी, यदि प्रोटीन है तो प्रोटीज, यदि कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेज। इस प्रकार से नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा नोमेनक्लेचर के अंदर अलग अलग एंजाइम्स की 6 क्लास जो है, यदि अपन क्लासिफिकेशन की बात करें एंजाइम की तो एंजाइम को 6 अलग अलग क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है। वो 6 क्लासेस कौन सी है उनके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की यदि अपन बात करें, एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, तो 6 क्लासेस के अंदर इनको क्लासिफाई किया गया है। जैसे सबसे पहली क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरी क्लास है ट्रांसफरेज, दूसरी क्लास कौन सी है, ट्रांसफरेज क्लास है। तीसरी है हाइड्रोलेज, तीसरी क्लास इसकी कौन सी है, हाइड्रोलेज इसकी क्लास है। चौथी है लाइज, लाइज इसकी क्लास है। नंबर 5 है आइसोमरेज, नंबर 5 क्लास कौन सी है, आइसोमरेज। नंबर 6 क्लास इसकी है लाइगेज। ठीक है, तो इस प्रकार से एंजाइम्स को अपन मेनली मुख्यतः 6 अलग अलग क्लास या वर्गों के अंदर विभाजित कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज। इस क्लास के अंदर वे एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं, कैटालाइज करते हैं, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कर सकते हैं। ऐसे एंजाइम्स को ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास के अंदर रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम्स हैं वो इनके अंदर आएंगे। जैसे क्रैब साइकिल के अंदर आपने पढ़ा है बहुत सारी डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, मैलेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ऐसे जो सारे एंजाइम्स होंगे वो किसके अंदर आते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास के अंदर आते हैं, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों करते हैं। या ऑक्सीकरण करने वाले या रिडक्शन करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो किसके अंदर इंक्लूड होंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास के अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 जो है वो है ट्रांसफरेज। नंबर 2 क्लास कौन सी है, ट्रांसफरेज। इस क्लास के अंदर उन एंजाइम्स को शामिल किया जाता है जो कि किसी ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। किसी एक ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर ट्रांसफर करने वाले एंजाइम्स क्या कहलाएंगे, ट्रांसफरेज एंजाइम कहलाएंगे। कौन से एंजाइम कहलाएंगे, ट्रांसफरेज एंजाइम। जैसे कोई भी ग्रुप है मान लीजिए उसका ट्रांसफर किया जा रहा है, उससे अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसफरेज। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस, जो एंजाइम्स जल अपघटन करते हैं।
ठीक है, वाटर का हाइड्रोलाइसिस करके, जल का अपघटन करके किसी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, कैटालाइज करते हैं, तो ऐसे एंजाइम्स को अपन हाइड्रोलेज क्लास के अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, वाटर का फोटोलाइसिस, जल का जो अपघटन होता है वो इस हाइड्रोलाइसिस कैटेगरी के अंदर आएंगे। ऐसे एंजाइम जो जल का अपघटन करके किसी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करवाते हैं उन्हें अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोलेज या हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट जो नंबर 4 क्लास है लाइज क्लास। लाइज क्लास के अंदर ऐसे एंजाइम्स को इंक्लूड किया जाता है जो किसी ग्रुप का एडिशन करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर रहे हैं, दैट इज कार्बोक्सिलेज एंजाइम। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर कोई ग्रुप ऐड किया जा रहा है तो ऐसे एंजाइम्स लाइज कैटेगरी के अंदर आएंगे। जैसे किसी सबस्ट्रेट के ऊपर यदि कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करी जा रही है, मान लीजिए फोस्फोइनोल पायरुवेट के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाया, तो वहां पर पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो काम आता है वो एक लाइज कैटेगरी का एंजाइम होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 है आइसोमरेज। ऐसे एंजाइम जो कि आइसोमराइजेशन या समावयवीकरण करते हैं, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दोनों एक दूसरे के आइसोमर या समावयवी है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दोनों एक दूसरे के समावयवी है, आइसोमर है। तो यहां पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है, जिसे फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज अपन बोल रहे हैं, वो एंजाइम आइसोमरेज कैटेगरी के अंदर आएगा, या फोस्फोफ्रक्टो आइसोमरेज एंजाइम जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर आइसोमराइज कर रहा है, फोस्फोफ्रक्टो आइसोमरेज, वो एंजाइम इसके अंदर आएगा, इस कैटेगरी के अंदर है। आई बात समझ में? लास्ट नंबर 6 है लाइगेज। ऐसे एंजाइम जो कोई बॉन्ड बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए लाइगेज एंजाइम है, जो कि किसी बॉन्ड को सिंथेसाइज करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो भी तो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को बॉन्ड फॉर्मेशन के द्वारा जोड़ता जाता है। ठीक है, ऐसे एंजाइम्स कौन सी कैटेगरी के अंदर आएंगे, लाइगेज कैटेगरी के अंदर आएंगे। फॉर एग्जांपल डीएनए पॉलीमरेज, थायोकाइनेज है, ठीक है, जो कि कार्बन कार्बन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन ऐसे बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो इस लाइगेज कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन एंजाइम्स को मुख्यतः इन 6 क्लास के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेज, लाइज और आइसोमरेज और साथ में लाइगेज। आगे बात समझ में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंजाइम्स की प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम के विशेष लक्षणों के बारे में अपन बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक या इसकी विशेषता अपन ये बता सकते हैं कि सभी एंजाइम जो है वो प्रोटीनीसियस नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होंगे, प्रोटीन नेचर के होंगे, प्रोटीन प्रकृति के होंगे। 99.99% एंजाइम्स जो है वो प्रोटीनीसियस नेचर के होते हैं, वो प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा एंजाइम्स का मॉलिक्यूलर वेट जो है, मॉलिक्यूलर वेट यानी कि जो आणविक भार है, एंजाइम्स का मॉलिक्यूलर वेट या आणविक भार भी अलग अलग हो सकता है। किसी एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है 40,000 डाल्टन है, किसी एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है 2,50,000 डाल्टन है। इस प्रकार से अलग अलग एंजाइम्स का मॉलिक्यूलर वेट या आणविक भार अलग अलग होता है। ठीक है, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स अपन इसका ये बता सकते हैं, एंजाइम्स जो है वो ज्यादातर कॉलोइडल प्रकृति के होते हैं। कैसे होंगे, कॉलोइडल प्रकृति के या कॉलोइडल नेचर के होंगे। ठीक है, फोर्थ अपन फीचर ये बता सकते हैं कि एंजाइम जो है वो एम्फोटेरिक नेचर या उभयधर्मी प्रकृति के होंगे।
टेरिक नेचर, यानी कि एंजाइम जो है वो उभयधर्मी प्रकृति के होंगे। एंजाइम्स कैसे होंगे? एम्फोटेरिक नेचर या उभयधर्मी प्रकृति के होंगे। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब यह है जिनके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हो सकती हैं। एंजाइम्स के अंदर भी बेसिक अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए एंजाइम्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स जो है उनके अंदर कैटालाइटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है, उत्प्रेरण की क्षमता एंजाइम्स के अंदर पाई जाती है। एंजाइम्स जो है वो रिवर्सिबल हो सकते हैं। एंजाइम्स जो है वो रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय हो सकते हैं। एंजाइम्स जो है उनके अंदर एक्टिवेटर की प्रॉपर्टी होती है, एक्टिवेटर की प्रॉपर्टी होती है। एंजाइम जो है वो अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि विशिष्ट होते हैं, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो अपन एंजाइम के बता सकते हैं। आई बात समझो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंजाइम की मैकेनिज्म या एक्शन ऑफ मैकेनिज्म। एंजाइम के काम करने की क्रियाविधि, एंजाइम किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी कि एंजाइम के कार्य करने की क्रियाविधि, एंजाइम किस प्रकार से काम करते हैं। तो एंजाइम दो स्टेप या दो चरणों के अंदर काम करेंगे। कौन कौन सी स्टेप है? एक तो है कि एंजाइम का सबस्ट्रेट से बाइंड होकर के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। पहली स्टेप तो क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंजाइम और क्रियाकारक संकुल का निर्माण होना, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा? लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा में कमी, एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि सक्रियण ऊर्जा में कमी। एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी। इन दो स्टेप के अंदर एंजाइम काम करेंगे। पहली स्टेप के अंदर क्या होगा? एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट से जुड़ करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये जो स्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी। फिर उसके बाद में क्या होगा? एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके प्रोडक्ट से अलग हो जाएगा। ये स्टेप थोड़ी स्लो गति से होती है। यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण जो है वो अपन दो अलग अलग थ्योरीज या दो अलग अलग सिद्धांतों के द्वारा समझ सकते हैं। पहली जो थ्योरी है वो है फिशर की लॉक एंड की थ्योरी। ये जो पहली स्टेप है उसको अपन दो थ्योरी या दो सिद्धांतों के द्वारा समझ सकते हैं। पहली थ्योरी है लॉक एंड की थ्योरी, लॉक एंड की थ्योरी, ताला चाबी सिद्धांत। लॉक एंड की थ्योरी जो किसने दी थी? फिशर ने दी थी। और फिशर की लॉक एंड की थ्योरी के अकॉर्डिंग हर एंजाइम जो है उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है और वो सबस्ट्रेट उस एंजाइम के लिए की या चाबी की तरह बिहेव करता है। एंजाइम तो है ताला या लॉक और पर्टिकुलर सबस्ट्रेट उसी एंजाइम से जाकर के बाइंड होगा, यानी कि सबस्ट्रेट जो है वो की या चाबी की तरह काम कर रही है। जिस प्रकार से एक स्पेसिफिक ताले के लिए स्पेसिफिक चाबी होती है, उसी प्रकार से एक विशेष एंजाइम के लिए विशेष सबस्ट्रेट होगा या विशेष सबस्ट्रेट के लिए विशेष एंजाइम होगा।
और वो सबस्ट्रेट जब उस एंजाइम से बाइंड होगा तभी उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। दूसरा सबस्ट्रेट उस एंजाइम से बाइंड नहीं हो सकता। ये जो थ्योरी है वो फिशर ने दी थी, जिसे लॉक एंड की थ्योरी कहा जाता है। हालांकि ये थ्योरी जो है वो कैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, इसकी जो फिजियोलॉजी वगैरह है उसको अच्छे से नहीं समझा पाया था, इसलिए इसके बाद में एक और सिद्धांत दिया गया जो कि था कोसलैंड का इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ठीक है, एसंजन सिद्धांत जिसे अपन बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी जो है वो दी गई थी कोसलैंड के अनुसार। कोसलैंड ने ये थ्योरी दी थी और कोसलैंड का ये मानना था कि एंजाइम जो होता है वो अपने सबस्ट्रेट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, उस एंजाइम की स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंज हो सकते हैं। सबस्ट्रेट के अंदर जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं या एंजाइम के अंदर जो अमीनो एसिड है वो इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि वो सबस्ट्रेट से अच्छे से बाइंड हो जाए, और एंजाइम की स्ट्रक्चर इस प्रकार से मॉडिफाई हो सकती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट को अच्छे से बाइंड कर सके। इसे इंड्यूस्ड फिट थ्योरी कहा जाता है। आगे बात समझ में, यहाँ पर एंजाइम के अंदर कुछ इस प्रकार के मॉडिफिकेशन हो सकते हैं एमिनो एसिड्स की प्रेजेंस के कारण, जिसकी वजह से वो आसानी से सबस्ट्रेट से जुड़ सके। इसे इंड्यूस्ड फिट थ्योरी कहा गया। ठीक है, तो एंजाइम एक्शन में पहली जो स्टेप होगी वो होगी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यानी कि ट्रांजिशन स्टेट बन चुकी है, यानी कि हुआ क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी में कमी आई है। एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, किसी भी सबस्ट्रेट को एक्साइटेड स्टेज में जाने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे अपन एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे मान लीजिए इस प्रकार का ग्राफ आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर ये कोई सबस्ट्रेट था, उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। इतनी एक्टिवेशन एनर्जी जब इस सबस्ट्रेट को मिलेगी तब जाकर के ये ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा और उसके बाद में प्रोडक्ट का निर्माण होगा। लेकिन एंजाइम क्या करता है, इस सबस्ट्रेट की इस एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देता है। अब पहले आपको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही थी, अब एंजाइम की प्रेजेंस में केवल इतनी एक्टिवेशन एनर्जी से ही ये सबस्ट्रेट जो है ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होकर के प्रोडक्ट का निर्माण कर लेता है। इसीलिए तो अपन बताते हैं कि एंजाइम ऐसे बायोकैटालिस्ट हैं जो किसी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, तेज कर देते हैं। फास्ट कैसे हुई, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी एंजाइम जो है वो कार्य करता है। इसके अलावा एंजाइम की स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें, एंजाइम की संरचना की अपन बात करें, चलिए इधर अपन बात कर लेते हैं एंजाइम की स्ट्रक्चर। देखिए एंजाइम की स्ट्रक्चर या संरचना की यदि अपन बात करें तो मुख्यतः जो एंजाइम है उसे हॉलो एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम को क्या कहा जाता है, हॉलो एंजाइम कहा जाता है। पूरा का पूरा जो एंजाइम है उसे क्या कहेंगे, हॉलो एंजाइम कहेंगे। हॉलो एंजाइम या एंजाइम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो प्रोटीनेसिस पार्ट होता है, एक तो प्रोटीनेसियस पार्ट और दूसरा नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट। एक तो प्रोटीन और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो एंजाइम की स्ट्रक्चर में, संरचना में प्रेजेंट होता है। यदि अपन बात करें प्रोटीनेसियस पार्ट की, ठीक है, प्रोटीनेसियस पार्ट जो है उसे तो अपन क्या कहते हैं, प्रोटीनेसियस पार्ट जो है उसमें तो अपन ये बोलेंगे एपो एंजाइम, यानी कि इस पार्ट को तो अपन बोलेंगे एपो एंजाइम। नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट जो है उसे बोला जाता है कोफैक्टर। नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट को क्या बोलेंगे, कोफैक्टर। इसमें भी कोफैक्टर या तो ऑर्गेनिक नेचर का हो सकता है या तो कार्बनिक हो जाएगा। कोफैक्टर या तो क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक, यानी कि या तो कार्बनिक प्रकृति का हो सकता है कोफैक्टर या फिर अकार्बनिक प्रकृति का। यदि अकार्बनिक है, यदि कार्बनिक है तो उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम कहा जाता है। ऑर्गेनिक है तो क्या बोल सकते हैं,
प्रोस्थेटिक ग्रुप, और प्रोस्थेटिक ग्रुप के अलावा इसे ही कोएंजाइम भी कहा जा सकता है। ठीक है, एंजाइम की स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें तो एक पूरा का पूरा एंजाइम है, उसे तो बोला जाता है होलो एंजाइम। इसके अंदर दो पार्ट हो सकते हैं। प्रोटीनेसिस पार्ट जो होगा, जो प्रोटीन से मिलकर के बना है, वो तो होगा एपो एंजाइम, जो मेन पार्ट है। दूसरा जो नॉन प्रोटीनेसिस नेचर का पार्ट है, उसे कोफैक्टर बोलते हैं, जो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर के अंदर जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम आयन है। आपने कई सारी रिएक्शन ऐसी पढ़ी होंगी जिनमें किसी आयन की आवश्यकता होती है। रिएक्शन के ऊपर या नीचे आपने कोई आयन का नाम देखा होगा, मैग्नीज, मैग्नीशियम, वो वहां पर कोफैक्टर के रूप में प्रेजेंट है और वो इनऑर्गेनिक नेचर के है। अब कोफैक्टर ऑर्गेनिक नेचर के भी हो सकते हैं, जिनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप या फिर उन्हें कोएंजाइम कहा जा सकता है। जैसे कोई विटामिन वगैरह जो हैं, अलग अलग प्रकार की जो विटामिन है, वो भी कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर एंजाइम की होती है। आई बात समझ में? इसके अलावा एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उसके बारे में यदि अपन बात करें, एंजाइम की एक्टिविटी या सक्रियता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो CO2 की कंसंट्रेशन की अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर या कारक प्रभावित करेंगे, तो उसमें CO2 की कंसंट्रेशन है, उसमें एंजाइम की कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, उसके अंदर pH है। ये सारे फैक्टर्स जो है वो एंजाइम एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम एक्टिविटी जो है उसको प्रभावित करने वाले, उसको इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, उनमें कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर अपन बता रहे हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन या सांद्रता जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करती है। देखिए, जैसे जैसे अपन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है। लेकिन एक निश्चित सांद्रता के बाद में आप सबस्ट्रेट की कितनी ही कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, अभिक्रिया का वेग नहीं बढ़ता, अभिक्रिया का वेग कांस्टेंट हो जाता है। इसका रीजन यह है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लगातार आप बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन एंजाइम की कंसंट्रेशन तो लिमिटेड है। और एंजाइम में स्पेसिफिक साइट, जिन्हें एक्टिव साइट या एक्टिव सेंटर कहा जाता है, वहीं पर तो जाकर के सबस्ट्रेट बाइंड होगा। और जितने सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड हो सकते हैं मैक्सिमम, उतने सबस्ट्रेट को ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी ही बढ़ा दें, अभिक्रिया के वेग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि वहां पर एंजाइम जो है वो सैचुरेशन देखने को मिल रहा है। सारे के सारे एंजाइम से सबस्ट्रेट बाइंड हो चुका है, जिसे अपन एंजाइम सैचुरेशन बोल रहे हैं। उसके बाद में आप कितनी ही सबस्ट्रेट बढ़ा दें, यदि एंजाइम है ही नहीं तो अभिक्रिया का वेग नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो पहला तो हो गया सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। दूसरा एंजाइम कंसंट्रेशन। यदि आप एंजाइम की सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। यदि सबस्ट्रेट पहले से आपने अनलिमिटेड या बहुत सारा डाल रखा है और आप एंजाइम की कंसंट्रेशन उस रिएक्शन में लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो उस एंजाइम से ज़्यादा सबस्ट्रेट बाइंड होंगे। ज़्यादा सबस्ट्रेट बाइंड होंगे तो वो जल्दी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो एंजाइम की कंसंट्रेशन भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाती है या एंजाइम एक्टिविटी को प्रभावित करती है। ठीक है, थर्ड है टेम्परेचर। टेम्परेचर या तापमान जो है वो भी एंजाइम एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप किसी रिएक्शन में 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग लगभग दोगुना हो जाता है, डबल हो जाता है। लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें, जैसे आपने टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो ऐसी कंडीशन में अभिक्रिया का वेग कम भी हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि एंजाइम बने हुए होते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन ज़्यादा टेम्परेचर पर डीनेचर या विकृत भी हो सकता है। प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाएगा, प्रोटीन
एंजाइम जो है वो प्रोटीन से ही तो मिलकर के बना है। अब एंजाइम ही यदि डीनेचर हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर अपन बता सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ आयन। आयंस की जो कंसंट्रेशन है, स्पेशली जो पॉजिटिव आयन है जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज वगैरह, इन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग नॉर्मली बढ़ जाता है, क्योंकि ये सारे जो आयंस हैं वो एंजाइम के लिए कोफैक्टर का काम कर रहे हैं। उनके बिना एंजाइम काम नहीं करते। तो आयंस जनरली पॉजिटिव आयंस होते हैं, लेकिन नेगेटिव आयंस भी एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर का काम कर सकते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन या एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लास्ट फैक्टर है पीएच। नॉर्मली एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो न्यूट्रल पीएच पर, 7 के आसपास की जो पीएच है उस पर सबसे ज्यादा एंजाइम एक्टिव होते हैं। पीएच यदि आप बहुत ज़्यादा कम करते हैं या बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर होता क्या है कि एंजाइम की एक्टिविटी प्रभावित होती है। एंजाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव एक पीएच की एक रेंज है जिसमें 7 और 7 के आसपास जो पीएच है, यानी कि 5 से लेकर के 8 के आसपास की जो पीएच है उस पर सबसे ज़्यादा एंजाइम एक्टिव होते हैं। बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच पर भी एंजाइम एक्टिव नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा बेसिक पीएच के ऊपर भी एंजाइम एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम का जो टॉपिक है इसको अपन ने बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंजाइम की मैकेनिज्म, एंजाइम काइनेटिक्स। काइनेटिक्स के बारे में यदि अपन बात करें तो वहाँ पर माइकेलिस मेंटेन वाली इक्वेशन आती है। ठीक है, इसके अलावा वो जो ग्राफ उन्होंने बनाया था, इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हुआ था जिसमें इस एक्सिस के ऊपर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ले रहे हैं, इस एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी ले रहे हैं। तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है, लेकिन एक निश्चित सांद्रता के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। यहाँ पर आपको V मैक्स प्राप्त हो चुका है। ठीक है, और ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप जब तक इतनी बढ़ा रहे हैं तब तक तो अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है। अब और ज़्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग पहले तो कांस्टेंट होगा, फिर धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस प्रकार से माइकेलिस मेंटेन ने जो एंजाइम की काइनेटिक्स बताई थी उसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये एंजाइम्स के बारे में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, या तो पूरा बड़ा क्वेश्चन या छोटे छोटे जो क्वेश्चन है शॉर्ट नोट टाइप में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना यूनिट 3 का फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंजाइम, उसके बारे में बिल्कुल ब्रीफ के अंदर पढ़ा है। देखिए डिटेल से अपन ने नहीं पढ़ा, क्योंकि डिटेल से पढ़ते तो एक क्लास के अंदर एंजाइम पूरा होता अपना, लेकिन अपन को यूनिट 3 के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट जो उनको कवर करना है बिल्कुल शॉर्ट वे के अंदर। ठीक है, तो ब्रीफ के अंदर बिल्कुल एकदम शॉर्ट वे के अंदर अपन ने एंजाइम को रिवाइज कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया था वो था फैटी एसिड या लिपिड्स। पहले लिपिड क्या होते हैं, यदि आपको लिपिड पता है तो लिपिड से देखो कैसे फैटी एसिड समझ में आएंगे आपको। लिपिड्स भी ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे वृहद अणु हैं जो कि सामान्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर के बनते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तरह किसी मोनोमर यूनिट से मिलकर के नहीं बनते, किसी एकलक इकाई से इनका निर्माण नहीं होता। जैसे प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड का पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट भी अलग अलग छोटी छोटी यूनिट या इकाइयों से मिलकर के बनती है। जैसे सेलुलोज जो है वो ग्लूकोज की इकाइयों से तो मिलकर के बनी है, जैसे प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से मिलकर के बना है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे मोनोमर या इकाइयों के पॉलीमराइजेशन के कारण बने हैं, बहुलकीकरण के कारण बने हैं, वैसे लिपिड्स जो है वो किसी भी मोनोमर या एकलक इकाई के पॉलीमराइजेशन से नहीं बनते। लिपिड ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑर्गेनिक नेचर के हैं। इसके अलावा इनमें कई बार फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर ये सब कंपाउंड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स
जो किसी मोनोमर इकाई से मिलकर के नहीं बनते, जो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल या कम घुलनशील है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कार्बनिक विलायकों के अंदर अधिक घुलनशील है, ऐसे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उनको लिपिड कहा जाता है। मेनली लिपिड जो है उनकी यदि अपन बात करें तो ये एल्कोहल और फैटी एसिड्स के एस्टर है। किससे मिलकर के बनते हैं? एल्कोहल प्लस फैटी एसिड। एल्कोहल और फैटी एसिड से मिलकर के किन का निर्माण होता है? लिपिड्स का निर्माण होता है, जिसमें एल्कोहल के रूप में मुख्यतः अपन बात करते हैं ग्लिसरॉल की। एल्कोहल के रूप में किसकी बात करेंगे? ग्लिसरॉल की बात करेंगे। एल्कोहल के रूप में मुख्यतः ग्लिसरॉल होता है, जबकि फैटी एसिड में अलग अलग टाइप के फैटी एसिड हो सकते हैं, जिनमें दो मुख्य हैं। एक तो है सैचुरेटेड फैटी एसिड, फैटी एसिड्स के अंदर एक तो है सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि संतृप्त वसा अम्ल, और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि असंतृप्त वसा अम्ल। ठीक है, ग्लिसरॉल 3 कार्बन से मिलकर के बनता है। जैसे नॉर्मली यदि अपन ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर की बात करें तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होती है ग्लिसरॉल की, और यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर हट करके जब फैटी एसिड चेन्स जुड़ जाती हैं तो उससे लिपिड का निर्माण होता है। यदि तीनों फैटी एसिड चेन जो है वो सेम है तब उसे सिंपल फैटी एसिड बोलेंगे, और इन फैटी एसिड चेन्स की प्रकृति के आधार पर फैटी एसिड जो है वो अलग अलग टाइप के इन फैटी एसिड चेन की प्रकृति के आधार पर लिपिड्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है जी, तो लिपिड क्या है, कैसे बनते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन इन फैटी एसिड्स की बात करते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, यानी कि संतृप्त वसा अम्ल क्या है और असंतृप्त वसा अम्ल क्या होते हैं, इसके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी करते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। सैचुरेटेड या संतृप्त वसा अम्ल जिनके अंदर केवल और केवल सिंगल बॉन्ड या एकल बंध ही उपस्थित होगा, ऐसे जो फैटी एसिड या वसा अम्ल है उन्हें सैचुरेटेड फैटी एसिड अपन बोलते हैं। ठीक है, जिनमें केवल क्या प्रेजेंट होंगे? सिंगल बॉन्ड, एकल बंध प्रेजेंट होंगे। डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड या द्विबंध जो है वो यहां पर क्या रहते हैं? अब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड या एकल बंध प्रेजेंट होंगे, डबल बॉन्ड या द्विबंध क्या रहते हैं? अब्सेंट रहते हैं। इनका नॉर्मल फॉर्मूला ये होता है RCOOH, जहां पर R जो एल्किल चेन है उसके रूप में CH3CH2N हो सकता है, यानी कि ये हो सकता है CH3CH2 की नंबर N, ये लीजिए, ये है नॉर्मल सैचुरेटेड फैटी एसिड। कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारी की सारी जो फैटी एसिड की चेन है उसके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। और नॉर्मली जो फैटी एसिड होते हैं, वसीय अम्ल होते हैं, उनके अंदर कार्बन की जो नंबर होती है वो सम संख्या होती है, कार्बन की सम संख्या पाई जाती है, जिसमें 16 से लेकर के 32, 2 से लेकर के 32 तक हो सकते हैं। मुख्यतः यदि अपन बात करें तो ज्यादातर 16 और 18 कार्बन के फैटी एसिड ज्यादातर पाए जाते हैं। हालांकि 6 से लेकर के 32 तक कार्बन, जो सम संख्या के अंदर कार्बन की संख्या वाले फैटी एसिड्स हैं, वसीय अम्ल है, वो उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 16 से लेकर के 18 कार्बन के फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, यहां पर ये मान लीजिए फैटी एसिड है, तो इसमें इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ फर्स्ट जो कार्बन होगा उसे तो बोला जाता है अल्फा कार्बन। फिर 2 नंबर कार्बन होगा, उसे बोला जाएगा बीटा कार्बन। 3 नंबर कार्बन को गामा कार्बन। ठीक है, तो 1 नंबर कार्बन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। 2 नंबर कार्बन को बीटा कार्बन, 3 नंबर कार्बन को गामा कार्बन। ये अल्फा और बीटा कार्बन का आपको ध्यान रखना है,
क्योंकि अभी अपन जब बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे कि बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया, बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ गया। तो आपको यह पता होना चाहिए कि बीटा कार्बन कौन सा होता है। ठीक है, ये तो है सैचुरेटेड फैटी एसिड। ऐसे फैटी एसिड या वसीय अम्ल जिनके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड अब्सेंट होता है, ऐसे फैटी एसिड्स को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड अपन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटारिक एसिड है, मिरिस्टिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है, एरिकिडिनिक एसिड है, ये सारे कौन से हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादातर जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरे जो फैटी एसिड है वो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या असंतृप्त वसा अम्ल, ऐसे वसा अम्ल जिनमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फैटी एसिड्स को अपन क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो ज्यादातर प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, पादपों के अंदर ज्यादातर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या असंतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं, जैसे एरुसिक एसिड, ओलिक एसिड, पामिटोलिक एसिड, ये सारे अनसैचुरेटेड या असंतृप्त वसा अम्ल के उदाहरण हैं जिनमें कम से कम एक और एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला अपन क्या बता सकते हैं? RCH डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 की नंबर N COOH, ये फॉर्मूला अपन बता सकते हैं। कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा और इस एल्किल चेन के अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ऐसे फैटी एसिड्स को अपन क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो एक एक दो एग्जांपल्स, इनकी विशेषताएं ये आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन या जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में यदि अपन बात करें, जो टिप्पणी लिखने वाले क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट नोट वाले प्रश्न, वो यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब अपन फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन की चर्चा करते हैं। फैटी एसिड या वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण के द्वारा किस प्रकार से एनर्जी बनती है। आपको पता होगा लिपिड्स जो है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी लिपिड से मिलती है। कैसे मिलती है? क्योंकि लिपिड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं, और वो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर, और क्रेब्स साइकिल से लास्ट में NADH2 FADH2 जिनको ETC के द्वारा ATP के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो फैटी एसिड चेन जो लंबी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जो चेन है उनका ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होता है, और वो ऑक्सीडेशन अल्फा ऑक्सीडेशन हो सकता है, बीटा ऑक्सीडेशन हो सकता है। अल्फा ऑक्सीडेशन में अल्फा जो कार्बन है उसके ऊपर ऑक्सीजन जुड़ेगी, बीटा ऑक्सीडेशन में बीटा कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। अब बीटा ऑक्सीडेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें से, जिनमें अपन बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में पहले चर्चा करते हैं कि फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होता है। ठीक है, तो लिपिड्स के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीटा ऑक्सीडेशन। यदि लिपिड से कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो वो यही क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज या तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के ऊपर शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर जो फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन है, फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, फैटी एसिड जो नॉर्मली साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन फैटी एसिड्स को ऑक्सीडाइज होने के लिए पहले उन्हें एक्टिवेट करना पड़ेगा, उनका एक्टिवेशन जरूरी है। और फैटी एसिड्स के एक्टिवेशन के लिए
उन्हें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी की रिक्वायरमेंट के द्वारा फैटी एसिड को फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है और वो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए जो है वही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करके बीटा ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले भाग में होती है। यदि किसी फैटी एसिड को बीटा ऑक्सीडेशन करवाना है, क्योंकि फैटी एसिड तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अब वो फैटी एसिड जब साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे तो जाने के लिए उनका एक्टिवेशन या सक्रियण होना पहले जरूरी है। तो एक्टिवेशन सबसे पहले होगा। एक्टिवेशन कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल अपन समझते हैं कि मान लीजिए कोई फैटी एसिड है, ठीक है, और वो जो फैटी एसिड है वो अलग अलग कार्बन का हो सकता है। जैसे यहां पर CH2 COOH, ये मान लीजिए कोई फैटी एसिड है या वसीय अम्ल है। अब ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। इसका बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होगा? ये तो है देखिए अल्फा कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, और उससे आगे वाला कार्बन कौन सा होता है? बीटा कार्बन होता है। ये मान लीजिए कोई फैटी एसिड है, तो पहले तो इसका होगा एक्टिवेशन। ये क्या है? कोई फैटी एसिड है, तो पहले तो इसका होगा एक्टिवेशन। एक्टिवेशन के लिए अपन को एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी चाहिए। इसके अलावा यहां पर स्पेशल टाइप का एंजाइम जिसका नाम है थायोकाइनेज। एंजाइम का क्या नाम है? थायोकाइनेज एंजाइम। ये थायोकाइनेज एंजाइम जो है वो को एंजाइम ए यहां पर ऐड कर देता है, जिससे ये फैटी एसिड जो है वो फैटी एसाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा कुछ यहां पर बन जाएगा। ये लीजिए को एंजाइम ए जोड़ दिया गया है, तो अब ये फैटी एसिड जो है वो फैटी एसाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया है। फैटी एसाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया है। अब ये जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बना है, ये अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करता है बीटा ऑक्सीडेशन के लिए। ये जो प्रोसेस हुई है एक्टिवेशन की फैटी एसिड की, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो गई है। उसके बाद में ये जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बना है उसको माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर भेजा जा रहा है। यहां पर एक स्पेशल एंजाइम जिसका नाम है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है? डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। फैटी एसाइल डीहाइड्रोजनेज एंजाइम अल्फा और बीटा कार्बन के ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन को हटा देता है। इससे अल्फा और बीटा कार्बन आपस में डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं, जिससे बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होगा। ठीक है, देखिए डीहाइड्रोजनेशन अल्फा और बीटा कार्बन से जब होगा तो CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और आगे ये जुड़ा हुआ है को एंजाइम ए। तो डीहाइड्रोजनेज एंजाइम ने अल्फा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा दिया, जिससे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बन गया। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल को एंजाइम ए बन गया। अनसैचुरेटेड क्यों बोला? क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया यहां पर अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में, हाइड्रोजन हटा करके डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल को एंजाइम ए बन चुका है। अब ये अल्फा बीटा जो अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल को एंजाइम ए है, वहां पर इनोहाइड्रेजेज एंजाइम द्वारा या इनोल हाइड्रेज एंजाइम द्वारा OH ग्रुप जोड़ा जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहां पर जोड़ा जाएगा। एंजाइम का नाम है इनोल हाइड्रेज एंजाइम। ये इनोल हाइड्रेज एंजाइम अल्फा और बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ेगा, तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, RCOH CH डबल बॉन्ड O को एंजाइम ए, बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसाइल को एंजाइम ए क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसाइल
कोएंजाइम ए का निर्माण होगा। इस इनोल हाइड्रेज एंजाइम ने बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया है, तो क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, यहां पर एक एंजाइम काम आएगा जिसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल डीहाइड्रोजनेज। वापस से कौन सा एंजाइम काम आएगा, डी हाइड्रोजिनेज। ये जो डीहाइड्रोजनेज एंजाइम है वो हाइड्रोजन हटाएगा। अब ये हाइड्रोजन कहां से हटाता है, हाइड्रोजन हटाता है ये बीटा कार्बन से, ठीक है, और उस हाइड्रोजन को NAD के ऊपर जोड़ देता है, जिससे NAD का NADH के अंदर रिडक्शन हो जाता है, अपचयन हो जाता है। यहां पर इस प्रकार से NADH का निर्माण कर लिया जाता है। ये जो पहली स्टेप थी, यहां पर जो डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, यहां पर भी FAD के ऊपर H+ जोड़ करके FADH2 का निर्माण कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए था, उसका डिहाइड्रोजनेशन होने के बाद में बीटा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बनेगा। यहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन हटा देंगे, यहां से डिहाइड्रोजनेज क्या करता है, हाइड्रोजन हटा देगा। तो देखिए C+O CH C+O कोएंजाइम ए। अब यहां पर आपको दिख रहा है दो कीटो ग्रुप है, एक बीटा कार्बन के ऊपर और एक पहले वाला ही है, तो इसे क्या बोलेंगे, बीटा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। इसे क्या बोलेंगे, बीटा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। ये जो बीटा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बना है, इसका थायोलेज एंजाइम के द्वारा डिग्रेडेशन होगा, और डिग्रेडेशन होने से एसिटाइल कोएंजाइम ए जो यहां पर अलग है वो तो हो जाएगा अलग, और ये फैटी एसाइल चेन जो है वो वापस से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इससे क्या बनेगा, एक तो फैटी एसाइल कोएंजाइम देखिए RC+O, आगे यहां पर COOH, इस प्रकार से वापस से आपकी ये फैटी एसाइल चेन बन जाएगी। इसमें दो कार्बन जो है वो अलग हो गए, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में अलग होगा, देखना CH C+O कोएंजाइम ए। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में दो कार्बन अलग हो गए, तो ये दो कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। जितने कार्बन की फैटी एसिड चेन अपन के लेकर के चले थे, मान लीजिए यहां पर 18 कार्बन की फैटी एसिड चेन अपन लेकर के चले, तो लास्ट में जो फैटी एसिड की चेन बचेगी वो केवल 16 कार्बन की बचेगी, क्योंकि दो कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए बीटा ऑक्सीडेशन की लास्ट स्टेप में बन जाता है। आगे बात समझिए, ये होता है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन जुड़ करके अपन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ये कौन कौन सी स्टेप्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। यहां पर अपन ने बिल्कुल ब्रीफ के अंदर पढ़ा है, बाकी डिटेल में अपन जब प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री वाला पेपर अपन ने डिस्कस किया था तो वहां पर इसको ऑलरेडी पढ़ लिया था, ठीक है। तो ऐप के ऊपर जाकर के आप इस पूरे पेपर को कवर कर सकते हैं, है ना। तो ये जो आई स्टडी ऑनलाइन का ऐप है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा का पूरा पेपर वहाँ पर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर ये सारी चीज़ें अपन ने डिटेल में पढ़ी। यहाँ पर एक क्लास के अंदर एक यूनिट अपन को कवर करनी है, तो यहाँ पर इतना फास्टली ये जो पूरा कवर नहीं हो सकता। इसको बिल्कुल ब्रीफ के अंदर, शॉर्ट वे के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बीटा ऑक्सीडेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बीटा ऑक्सीडेशन के बाद में प्रोटीन की यदि अपन बात करें, प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन कैसे बनते हैं, एमिनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बिल्कुल ब्रीफ के अंदर अपन देख लेते हैं। हालांकि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो अपन ने कवर कर लिए हैं, एंजाइम और लिपिड क्वेश्चंस जो वो यहीं से आते हैं, लेकिन प्रोटीन भी बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, वहाँ से भी आप आसानी से कवर कर सकते हैं। प्रोटीन है क्या, प्रोटीन ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, जो कि किसके पॉलीमर होते हैं, एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। यदि अपन एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक किरेल कार्बन होता है जिससे चारों वैलेंसी
जिसमें से एक वैलेंसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, एक वैलेंसी NH2 अमोनिया से पूरी हो रही है, एक वैलेंसी जो है वो एल्किल ग्रुप और एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। ये एक बेसिक अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर होती है। इस R साइड चेन के द्वारा ये डिसाइड होता है कि ये अमीनो एसिड ये जो अमीनो एसिड है वो बेसिक है या एसिडिक है या न्यूट्रल नेचर का है। ये सारी बात जो है वो इस R एल्किल ग्रुप के द्वारा डिसाइड होते हैं। और बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट अमीनो एसिड होगा उसमें जो NH2 ग्रुप है वो फ्री रहेगा प्रोटीन के अंदर। इसीलिए प्रोटीन की स्ट्रक्चर जब भी आप बनाते हैं तो उसमें एक तो N टर्मिनस बनाते हैं इस प्रकार से, और दूसरा आप C टर्मिनस बताते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड का पॉलीमर है। इसमें जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसका NH2 ग्रुप फ्री रहता है, इसलिए उसे N टर्मिनस बोल देते हैं। लास्ट में जो अमीनो एसिड जुड़ेगा उसका C टर्मिनस या कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री रहेगा, इसलिए उसे C टर्मिनस बोल देते हैं। एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ जाता है और इससे पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, इससे प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन जो है उसमें अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रोटीन की जो अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, जैसे सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बनती है, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है, फिर टर्सरी स्ट्रक्चर बनती है, फिर क्वाडर्नरी स्ट्रक्चर या चतुर्थ संरचना बनती है। तो इन स्ट्रक्चर्स में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा भी हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी वहां पर प्रेजेंट होती है। ये सारे बॉन्ड्स प्रोटीन की एक स्ट्रक्चर या संरचना के अंदर पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो और प्रोटीन की जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाडर्नरी स्ट्रक्चर है उनके बारे में अपने डिटेल से पढ़ा है, वहाँ उन स्ट्रक्चर्स को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्रोटीन की जो नेचर है, यानी कि जो प्रोटीन की प्रकृति है कि प्रोटीन किस प्रकृति के होते हैं। प्रोटीन एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, क्योंकि R साइड चेन ये डिसाइड करती है कि अमीनो एसिड एसिडिक है या बेसिक है। तो एक प्रोटीन के अंदर कुछ एसिडिक अमीनो एसिड भी हो सकते हैं, कुछ बेसिक अमीनो एसिड भी हो सकते हैं। प्रोटीन एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है। ये सारा जो शॉर्ट वे में अपने पढ़ा है, तीनों पॉइंट्स इस यूनिट के अंदर, एंजाइम, लिपिड्स के अंदर अपने फैटी एसिड्स की बात करिए, चाहे वो सैचुरेटेड फैटी एसिड हो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो, और इसके अलावा फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन और प्रोटीन की स्ट्रक्चर। तो यूनिट 3 से 3 टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो एंजाइम तो आपको पूरा कवर करना है, लिपिड्स के अंदर एक तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है, इनके एग्जांपल्स, और बीटा ऑक्सीडेशन आपको ध्यान में रखना है। प्रोटीन के अंदर प्रोटीन की स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, और प्रोटीन की जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाडर्नरी स्ट्रक्चर है वो, और प्रोटीन की नेचर या इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। बस यही टॉपिक्स आपको इस 3rd यूनिट से कवर करने हैं। यदि ये टॉपिक्स भी आप कवर कर लेते हैं तो भी आपका एक बड़े वाला क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वाले पेपर के यूनिट 3rd का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो भी यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो लेक्चर्स अपने चल रहे हैं वो आप सबको पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, और ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बाकी डिटेल में ये सारे पेपर्स आप पढ़ना चाहते हैं तो आई स्टडी ऑनलाइन का हमारा जो ऐप है उस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उस ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। वहाँ से ऐप को डाउनलोड करके अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, अपनी ईयर के हिसाब से, जैसे फर्स्ट ईयर के हैं तो फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर के तो सेकंड ईयर का, यदि इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम का, वहाँ पर कोर्स अवेलेबल है हर यूनिवर्सिटी का, और उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से अपना आप कोर्स परचेज करके ये सारे पेपर जो है उनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, उनके नोट्स भी आप बना सकते हैं।
ठीक है जी। तो इस प्रकार से प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वाला बीएससी सेकेंड ईयर का अपना जो सेकंड पेपर है, इसकी यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपने कंप्लीट होते हैं। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें इस पेपर के यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।